आज हम लोग एथनिसिटी के बारे में बात करते हैं। हम एथनिसिटी को हिंदी में कहें तो जातीय समूह कहते हैं। यूनेस्को ने 1950 में एक स्टेटमेंट दिया था। रेस क्वेश्चंस साइन बाय सेवरल साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स डिनाउंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस। यूनेस्को ने 1950 में कहा था कि जो रेस है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है आज के समय। उसके सपोर्ट में साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में रेस के जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली बार देखा था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। और उन्होंने बताया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल with different physical attributes in terms of their intelligence and capabilities. The statement also highlighted that all human beings, irrespective of skin color, body type, hair texture, equally deserving human dignity. Race is based on different physical attributes. अगर आसान भाषा में कहें तो जब यूनेस्को ने और उसके सपोर्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स 1950 में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने रेस के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी वो रेस ही थी, जहाँ पर एक रेस को सुपीरियर दिखाया गया था दूसरी रेस से, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर कॉलोनिज्म फैला, डिस्ट्रक्शन हुआ, वर्ल्ड वॉर तक हो गई। इसी वजह से रेस के कॉन्सेप्ट को आखिरकार सभी ने मिलकर नकार दिया। उन्होंने बोला कि जो रेस है वो स्किन कलर, बॉडी टाइप, हेयर या कि और भी कोई जो ट्रेट्स होते हैं ह्यूमन के उस पर आधारित नहीं है। हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है, उसके सोचने की समझ, उसकी क्षमताएं सब बराबर है। अगर उसे मौका मिले सोसाइटी में, ठीक से परिवेश मिले, ह्यूमन कैपिटल पर जोर दिया जाए तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग दूसरी ह्यूमन बीइंग के बराबर ही देखा जाएगा। बस उसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने की देर है। रेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स व्हाइल एथनिसिटी इज बेस्ड ऑन द सोशल कल्चर डिफरेंसेस। फिर भी समझने के लिए रेस और एथनिसिटी में फ़र्क क्या है, तो एक रूड लैंग्वेज में कहा जाए या फिर सेम भाषा में कहा जाता है कि आज हम रेस को एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स की भाषा में समझते हैं, यानी कि अभी हम शारीरिक गुणों के बारे में समझते हैं कि जो रेस है वो शारीरिक गुण है किसी कम्युनिटी का, जबकि जो एथनिसिटी यानी जातीय समूह है वो एक सोशियो कल्चरल डिफरेंस है, यानी कि वो सांस्कृतिक है। जहाँ रेस आपकी शारीरिक बनावट के बारे में बात करता है एक ह्यूमन रेस के बारे में, जबकि एक एथनिसिटी यानी कि जातीय समूह आपके सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करता है कि आप सांस्कृतिक और सामाजिक के लिए आप कैसे अलग दिखते हैं। The term ethnicity or ethnic group refers to a group of people who identify with each other due to shared element of culture, such as common language, a shared religion, a common heritage, or assumed common descent or affecture. अगर हम एथनिसिटी को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो आखिर एथनिसिटी और यह जातीय समूह आखिर है क्या? यह किसी व्यक्ति या समूह की साझा सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषा या वंश संबंधी पहचान को संदर्भित करता है, यानी एक पहचान बताता है। एक सांस्कृतिक पहचान बता सकता है, धार्मिक भी हो सकती है, भाषाई हो सकती है, वंश संबंधी भी हो सकती है। उस पहचान को ही हम कहते हैं एथनिसिटी। द नोशन ऑफ एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्राइमोर्डियल टाइज। रिगार्डिंग एथनिसिटी देयर आर टू ब्रॉड व्यूज, प्राइमोर्डियल व्यू और मॉडर्न व्यू। जो एथनिसिटी है वो ज़्यादातर दो तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। जो प्राइमोर्डियल टाइज पर आधारित है, यानी कि पूर्वकालीन टाइज पर आधारित है, जिसमें से प्राइमोर्डियल व्यू और एक मॉडर्न व्यू लिया गया है आज के समय। अगर हम समझें तो अब इन दो व्यूज़ के बारे में समझते हैं, तब जाके समझ में आएगी एथनिसिटी का आखिर ये जो शब्द है एथनिसिटी वो और क्या डीपली में समझाता है और ये व्यू क्या है। अगर प्राइमोर्डियल व्यू कहें, अकॉर्डिंग टू द क्लिफर्ड क्रीट्स, ethnic ties are based on kinship. People always attribute great power to primordial ties of shared wealth. Human beings have organized themselves along ethnic lines since ancient times. जो एथनिक टाइज है, जो एथनिसिटी है, जो एथनिक ग्रुप है वो प्राइमोर्डियल टाइज यानी कि शुरुआती संबंधों पर आधारित है, जिनमें से प्राइमोर्डियल व्यू बताता है हमें, जिसमें क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं कि एथनिसिटी बनती कैसे है। एथनिसिटी बनती है हमारे शेयर ब्लड से, हमारे नातेदारियों से बनती है, हमारे खून का रिश्ता होता है। जब वो खून का रिश्ता फैलता है तो एक कम्युनिटी बनाता है, वो कम्युनिटी अपने आप को
एथनिसिटी यानी कि जातीय समूह में बार इकट्ठा कर लेती है और अपने आप को एक एथनिसिटी के तौर पर पेश करती है दुनिया के सामने। ये बताया यानी कि एक शेयर्ड ब्लड होनी चाहिए, किनशिप होना चाहिए, नातेदारी होनी चाहिए और उन सबके बीच में ब्लड होना चाहिए, खून का रिश्ता होना चाहिए। उसे हम जातीय यानी कि एथनिसिटी कहेंगे। आज हम लोग मॉडर्न व्यू देखें तो मॉडर्न व्यू एथनिसिटी अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक बर्थ, एथनिक आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड, ethnic boundaries are very fluid, they are continuously shifting, changing and being negotiated and renegotiated. Therefore, ethnic identities, ethnic group formation continuously flux depending upon the socio-political context. फ्रेडरिक बर्थ ने बताया कि जो एथनिक आइडेंटिटीज है वो फिक्स्ड नहीं है, वो हमेशा बदलती रहती है और वो फ्लूइड है। और ये फ्लूइड क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह है सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक राजनीतिक जो भूदृश्य है जैसे जैसे वो बदलता है वैसे वैसे भी जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं वो भी बदलती चली जाती है। आज वो कुछ और है, जैसे ही सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बदलेगा वो बदल के कुछ और हो जाएंगी, उसमें कुछ ऐड हो जाएंगे और कुछ जातीय समूह उससे बाहर चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन नोएल, ethnic stratification emerges in a society when different ethnic groups are in contact with each other and the situation is characterized by high degree of ethnocentrism, competition with limited resources and differences in power. जॉन नोएल ने बताया कि आखिर एथनिक जो आइडेंटिटी है वो आखिर उभरती कैसी समाज के अंदर। उन्हें कि जब बहुत सारे जो अलग अलग कम्युनिटी हैं जब वो एक दूसरे के संपर्क में आती है, जिन्हें हम एथनिक्स कहते हैं, वो जब एक दूसरे संपर्क में आती है तो उनके संपर्क में आने से एक ग्रुप अपने आप को दूसरे से अलग दिखाने के लिए अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, उसी को हम एथनिसिटी कहते हैं। आखिर वो आइडेंटिटी क्यों क्रिएट होती है? उसमें ये सिचुएशन बेस्ड है। हो सकता है कि वहाँ पर कंपटीशन हो लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हर जो एथनिक कम्युनिटी है वो उस रिसोर्सेज को पाना चाहती है और कंपटीशन कर जाती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अर्जित करती है अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स के जरिए, या उनके बीच में डिफरेंस हो पावर का, या एथनोसेंट्रिज्म हो। ये सब तय करता है कि और इसी वजह से एक स्ट्रैटिफिकेशन पैदा हो जाता है, क्योंकि जिसके पास ये अलग अलग चीज़ें होंगी, एथनोसेंट्रिज्म, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, डिफरेंस इन पावर होगी, तो उसकी वजह से हर ग्रुप में हर एथनिसिटी एक स्ट्रैटिफिकेशन है कि हायरार्की में आ जाती है उसी वजह से। यानी कि जिसके पास जितनी ताकत होगी वो हायरार्की में अपने आप को देखेगा। किसी के पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो उसके ऊपर होगी, अगर किसी के पास नंबर से ज़्यादा है कम्युनिटी में, ग्रुप में, तो वो उसके ऊपर अपने आप को देखेगी। तो एक तरीके की डिग्री तैयार हो जाती है, हायरार्की की स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है इसी वजह से। अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ एथ्रोसेंट्रिज्म। इसका मतलब क्या है? एथ्रोसेंट्रिज्म रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल टू अ लाइफ स्टाइल एंड कल्चर, one's own social group which is regarded as superior to those of others. एथ्रोसेंट्रिज्म का मतलब है जब एक ग्रुप यानी कि एक एथनिक ग्रुप और उसके अंदर के लोग ये मान लेते हैं कि उनका कल्चर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सांस्कृतिक विरासत दूसरे जो ग्रुप है उससे सुपीरियर है, और जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो इन्फीरियर है। उनका सांस्कृतिक कल्चर, विरासत, उनके रहने सहन का तरीका हमसे तो बिल्कुल ही गया गुजरा है, उसी को एथ्रोसेंट्रिज्म माना गया है। यानी कि सुपीरियरिटी को दिखाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना दूसरे एथनिक ग्रुप से, उसी को एथ्रोसेंट्रिज्म कहते हैं। एथनिक मूवमेंट टाइप्स। अब हम देखते हैं एथनिक मूवमेंट कितने तरह के हम देखने को मिलते हैं। अब आइडेंटिटी तो क्रिएट हो रही है, लेकिन आइडेंटिटीज अपने आप को सोशल मोबिलाइज भी कर रहे हैं, अपन यानी कि एथनिक मोबिलाइजेशन हो रहा है। और मोबिलाइजेशन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी देखते हैं। तो पॉल ब्रास से बताया कि थ्री टाइप की डिफरेंट एथनिक मूवमेंट्स हम देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर। वो है इंट्रा एथनिक और एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट। इंट्रा एथनिक क्या होती है? देयर इज अ डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी विद एन अम्ब्रेला एथनिक आइडेंटिटी, द मूवमेंट स्ट्राइव फॉर परसीव्ड सेपरेट बेनिफिट फॉर इट्स मेंबर्स। यानी बोला कि एक बड़ी सी कम्युनिटी है, एक एथनिक ग्रुप है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक आइडेंटिटीज बना लिया है, एथनिक आइडेंटिटीज बना ली है। अब वो जो ग्रुप्स हैं वो अपने अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वजह से अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए वो ग्रुप एक दूसरे
लार्जर ग्रुप से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि वो सब इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। इसी तरह के दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इसी को इंट्रा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, यानी एक ही ग्रुप में रहते हुए भी जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन जाए और एक दूसरे से भिड़ जाए अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए, उसी को इंट्रा एथनिक कहा गया है। इंटर एथनिक ethnic identity is one group is seen as completely different from others. The movement of Assami against the migrant in such example. Inter-ethnic identity मतलब एक ethnic group जो अपने आप को दूसरे ethnic group से totally different मान लेता है और दूसरे को एक जैसा थ्रेट के तौर पर पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर ये मानता है कि जो आसामीज है वो टोटली अलग है जो दूसरे माइग्रेंट ग्रुप्स आसाम के अंदर आ रहे हैं उनसे। वो कहता है कि इसलिए आसामी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, उनके रिसोर्सेस आसाम के लोगों के लिए होने चाहिए, सब कुछ उनके लिए होना चाहिए। जहाँ वो पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि वो एक आसामी आइडेंटिटी है और उसे प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमें आसाम के अंदर आसामी वर्सेस माइग्रेंट्स जैसे बंगाली वर्सेस बांग्लादेशी हमें देखने को बहुत मिलता है, जहाँ वो एक आसामी पूरे स्टेट आइडेंटिटी को क्रिएट करती है। दूसरा है एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट। यहाँ पर an ethnic group sees its identity as different from the larger state. The Naga movement is such an example. यहाँ पर एक ethnic group पूरी तरीके से एक देश या एक राज्य के खिलाफ काम करता है। वो उसकी अपनी आइडेंटिटी वो कैसे क्रिएट करता है, मोबिलाइजेशन कैसे लेकर आता है। वो कहता है कि हम सारे नागास एक हैं, हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके झंडे या उसके लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपना खुद का स्टेट बनाएंगे। इसी वजह से एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और इसी बेस पर जो नागाज है वो एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, एक एथनिक मोबिलाइजेशन लेकर आते हैं। यहाँ पर आसाम के लोगों ने एक स्टेट के अंदर रहकर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की थी अगेंस्ट माइग्रेंट। इसी वजह से आसामी मोबिलाइजेशन किया। यहाँ पर मोबिलाइजेशन एक बड़े ग्रुप के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। In India, only the tribal movement and racial movement are generally kept under the category of ethnic movement. हम भारत के अंदर अगर एथनिक मूवमेंट में किस किस को काउंट करते हैं, हम लोग ज़्यादा एथनिक मूवमेंट में ट्राइबल मूवमेंट्स को काउंट करते हैं या फिर रेशियल मूवमेंट्स को हम काउंट करते हैं और उनको हम लोग एथनिक मूवमेंट्स कहते हैं भारत के अंदर। एथनिसिटी इज रिलेटिव टर्म। An ethnic group is differentiated itself from other groups based on certain attributes. It feels that it has to preserve its identity and interest from other perceived or real threat of other ethnic groups and institutions and process associated with them. Ethnic identity एक relative term है, यानी कि परमानेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को के साथ अपने को कंपेयर करता है और कहता है कि कहीं ये ग्रुप हमारे को इनक्रोच ना कर ले, हमारे कल्चर को, हमारी ज़मीन को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारी आइडेंटिटी को इनक्रोच ना कर ले। उसको प्रिजर्व करने के लिए एक एथनेटिक सोसाइटी और मजबूत रहती है और आइडेंटिटी क्रिएट कर लिए अपने आप को अपने क्षेत्र के अंदर। हो सकता है कि आइडेंटिटी प्रिजर्व करना चाहती है अपने, एक तो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहती है, दूसरा अपने जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रिजर्व करना चाहती है, या वो एक दूसरी जो ग्रुप आ गया है उस ग्रुप को एज अ थ्रेट समझती है अपने लिए, इसलिए वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। या जो एक दूसरी एथनिक ग्रुप आया है उसने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं या उसके एसोसिएटेड कुछ प्रोसेसेस हैं, एसोसिएटेड ग्रुप्स बनाए हैं उस एथनिक ग्रुप में, उसको भी अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं। इसी वजह से वो एथनेटिक आइडेंटिटी एथनिक ग्रुप मोबिलाइज करते हैं अपने आप को उस दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट या उसके प्रोसेस के अगेंस्ट। Ethnic mobilization finds expression in the form of self-determination movement, autonomy movement, secession, insurgency, ethnic conflict. Ethnic consciousness and conflict pervasive throughout the world. अब जब एथनिक मोबिलाइजेशन इसी बेसिस पे होता है कि जब अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे ग्रुप से या फिर उसे थ्रेट समझते हैं अपने लिए, तब वो अपने आप को अरेंज करते हैं। और वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वो अपने आप को करते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार मिले उन्हें ज़्यादा अधिकार मिले, ऑटोनॉमी मिले, या पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए, या फिर वो उपद्रव करते हैं, इंसर्जेंसी फैलाते हैं, या ये
दूसरे एथनिक ग्रुप से भिड़ जाते हैं और क्लैश होता है। इस तरह की एथनिक कॉन्शियसनेस यानी एक तरीके की एथनिक जागरूकता या एक तरीके की एथनिक मानसिकता क्रिएट की जाती है एक ग्रुप के अंदर, और इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ये भारत में नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक एथनिक ग्रुप अपने आप की आइडेंटिटी क्रिएट करता है, मोबिलाइज करता है दूसरे आइडेंटिटी ग्रुप के अगेंस्ट। एथनिक मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम हैविंग कंसर्न फॉर आइडेंटिटी, यहाँ पर बताया गया कि अगर एक एथनिक मूवमेंट अभी तक सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई कर लड़ रहा था, जहाँ वो दूसरे ग्रुप को अपने लिए थ्रेट या उससे कम्पीट कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती, बल्कि इस आइडेंटिटी के अलावा भी वो अपने आप को मोबिलाइज कर सकते हैं। उस मोबिलाइजेशन के लिए हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए, अपने कल्चर को मजबूत करना है, तो उस बेसिस पे अपने आप को एक एथनिक सॉलिडारिटी के तौर पर, यानी कि एक एथनिक एकजुटता दिखाते हैं वो, कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, कल्चर यूनिटी रहे हमारे अंदर, इसलिए वो एथनिक मूवमेंट्स एथनिक मोबिलाइजेशन करती हैं। और उस मोबिलाइजेशन के जरिए वो अपनी एकता प्रदर्शित करती है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है सोसाइटी के अंदर। दे आर रिजल्ट ऑफ परसीव्ड फीलिंग ऑफ मार्जिनाइजेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन, पॉलिटिकल सब्जुगेशन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइडर आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एथनिक मोबिलाइजेशन। अब एथनिक मोबिलाइजेशन हो क्यों रहा है? ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है मार्जिनाइजेशन की, कि कहीं वो पिछड़ ना जाए, कहीं वो पीछे ना रह जाए, उनके अंदर वो पिछड़ ना जाए, किस तरह की कमी ना रह जाए समाज के साथ चलते चलते, और कहीं जो डोमिनेंट ग्रुप है या जो अदर दूसरा ग्रुप है वो उन्हें दबा ना दे, कहीं माइग्रेशन के जरिए जो आउटसाइडर आए वो इन्फ्लेट ना कर जाए, उनकी ज़मीन, जंगल ज़मीन, उनके रिसोर्सेज को ना हड़प ले। ये तरीके के मोस्ट कॉमन कॉज हैं जहाँ एक एथनिक ग्रुप इसी बेसिस पर आपको मोबिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें आसामीज देखते हैं, आसामीज ने बड़े पैमाने पर आपको इसी वजह से अपने आप को मोबिलाइज किया बांग्लादेशियों के खिलाफ, कि बांग्लादेश हमारी ज़मीन ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको ऑर्गेनाइज किया। इसी वजह से वो उनकी आबादी बढ़ रही है, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया, और हम जो मेजोरिटी में होकर के आज माइनॉरिटी में बन गए। तो इस तरीके के वजह से भी वो अपने आप को मोबिलाइज करते हैं। अब कुछ कॉमन कॉज भी हैं एथनिक मूवमेंट्स की। वो कॉज क्या है, वो वजह क्या है एथनिक मूवमेंट्स की? पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। ये एक बड़ा आज के समय मॉडर्न वर्ल्ड में माना जाता है कि एक एथनिक ग्रुप अपने आप को समझता है कि वो इकोनॉमिकली पीछे रह गए, दूसरे इलाकों से, दूसरी कम्युनिटी से रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट मानते हैं कि जो मेन लैंड इंडिया है वो कहीं ज़्यादा आगे है, वहाँ पर रेलवे है, एयरपोर्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आईटी सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने हमारे पास से कुछ भी नहीं है, हम लोग पिछड़ गए। तो एक ये भी फैक्टर होता है जहाँ एथनिक मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। दूसरा है रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पर एक जो एथनिक ग्रुप है ये समझता है कि जो दूसरा एथनिक ग्रुप है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हें, उनके रिसोर्सेज हड़प रहा है, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ग्रुप से अपने आप को, जबकि वो वाकई में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती उन लोगों की। उसकी बुरी इनकी स्थिति क्यों है उस जगह की, उसकी वजह शायद कुछ और होगी, लेकिन वो दूसरे एथनिक ग्रुप को एज अ स्केप गॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बलि का बकरा बनाते हैं, ताकि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उनके साथ वो हमेशा कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हम लोग रिलेटिव डिप्राइवेशन हो गया हमारे अंदर, हम लोग पिछड़ रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये सब कुछ हमारी जॉब ले रहे हैं, ज़मीन भी ले रहे हैं, हमें आउट नंबर कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पंजाब इंसर्जेंसी, जो 60s 70s 80s में जो इंसर्जेंसी की है पंजाब के अंदर, वो इसी का ही एक उदाहरण है कि किस तरीके से पंजाब के लोग अपने आप को रिलेटिव डिप्राइवेशन मानते थे, अपने आप को कमज़ोर मार्जिनलाइज समझते थे भारत के दूसरे इलाकों से, कि वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, उन्नत है। भारत की वजह से, भारत की दूसरी कम्युनिटी की वजह से वो पिछड़ रहे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हरित क्रांति भी हो रही थी, उनके पास नदियाँ भी नहीं, सेंट्रल स्टेट के रिसोर्सेज सारे थे। वहाँ पर जो डिप्राइवेशन था, कमी थी, वो किसी और वजह से थी, स्टेट की खुद की वो अपनी कमजोरियाँ थी।
जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वो शायद ठीक से नहीं हो पा रहे थे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे वो हर कम्युनिटी हर जगह तक पहुंच नहीं पा रहा था। और इसी खातिर जो बाहर के जो फैक्टर्स थे वो भी उन्हें अफेक्ट कर रहे थे इंडिया के आउटसाइड भी, जिसकी वजह से वहाँ पर रिलेटिव डिप्रेवेशन देखने को मिल रहा था। हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पार्टीशन भी हुआ था, बड़ी तादाद में वहाँ पर माइग्रेशन हुआ था आउटसाइडर, यानी कि जो पहले पंजाब में रहा करते थे पाकिस्तान की साइड में, वो जब भारत में आए तो वहाँ पर भी एक जो है मोबिलाइजेशन हुआ, क्रिएट हुआ वहाँ पर केओस। उस केओस की वजह से भी वहाँ पर एक तरीके का रिलेटिव डिप्रेवेशन देखने को मिलता है। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी थी, जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रीज इकट्ठा होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने लगे, वुमेन्स राइट आने लगे, इक्वालिटी मिलने लगी। इसी के साथ ही ये भी देखना है कि पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है कि यहाँ पर अब एक ही सेंटर होगा जो हर चीज़ कंट्रोल करेगा, एक ही स्टेट हर चीज़ बनाएगा, मशीन बनाएगा, वही पॉलिसी देगा, डिफेंस, सामाजिक सुरक्षा भी वही देगा। एक तरीके का पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो लगा। मुझे तो ये था कि जो पेरीफेरी में जो कम्युनिटीज़ रहती थी, एथनिक ग्रुप्स रहते थे, वो अपने आप को मार्जिनलाइज समझ लगे क्योंकि वहाँ तक तो चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही थी। इसी वजह मॉडर्नाइजेशन के थे। इसी के साथ ही जब भारत आज़ाद हुआ तो हम एक पार्टीशन का एक स्कार था। पार्टीशन की वजह से हमें गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इस तरीके से चीज़ को लेट लूज कर देंगे, छोड़ देंगे इन कम्युनिटीज़ के हाल पर, तो फिर से भारत डिवाइड हो जाएगा। उसने भी मैं पावर को और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया अंदर। इसी वजह से जो दूसरे ग्रुप थे, एथनिक ग्रुप थे, वो मार्जिनलाइज हो गए कि अब उनसे तो पूछा नहीं जा रहा, उनसे तो सलाह भी नहीं दी जा रही कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये भी एक वजह रही मार्जिनलाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन में वो जो है पूरी तरह से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे नए समाज के अंदर। पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर नए रीति रिवाजों में, नए लॉज में, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे एडजस्ट हो पा रहे थे, वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये भी एक वजह थी कि जहाँ पर एथनिक मूवमेंट क्रिएट हो गया। दूसरे हिस्टोरिकल रीजंस। अभी हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, जो कॉलोनियल पीरियड था यानी कि ब्रिटिश राज था, उसने टेरिटोरियल इंटीग्रेट किया भारत को, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, वेस्ट तक, सबको इकट्ठा किया उसने। उसने एक सेंट्रल सिस्टम बना लिया जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा था। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो वही सेंट्रल सिस्टम भारत को मिला। अब इन कम्युनिटीज़ जो थी वो तो अपने आप को आज़ाद रखना चाहती थी क्योंकि अब उन्हें लगा था कि भारत आज़ाद हो गया तो वो भी आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो सेंट्रल सिस्टम था और उसके अंदर की फ़ायदे नुकसान सब सेंट्रल स्टेट को मिल गए। अब उसकी वजह से यह था कि उन्हें अब भी ये लगने लगा कि वो मार्जिनलाइज हो गए हैं सेंटर से, इस जिसके और इसी वजह से उन्होंने खुद को एथनिक मोबिलाइजेशन किया और एक एथनिक मूवमेंट क्रिएट किया, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सेंटर के अगेंस्ट उन्होंने मोबिलाइजेशन किया ताकि उन्हें उनके इंटरेस्ट को सुना जाए, उनकी बातों को सुना जाए। कंपटीशन फॉर स्केर रिसोर्सेस। यहाँ पर ये होता है कि जो एक डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, वो उसके पास ऑफकोर्स डोमिनेंट इसलिए क्योंकि बस नंबर्स हैं, रिसोर्सेस हैं। तो दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हें हमेशा लगता है कि जो एक डोमिनेंट ग्रुप है तो ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा पावर है, तो ऐसे में उस रिसोर्सेज को पाने के लिए वो कम्पीट करती है। जैसे जॉब्स के अंदर, ज़मीनों के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, जब इनके लिए कंपटीशन होता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कॉन्फ्लिक्ट कब जन्म देगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट को जो जब जब इसी वजह से जन्म लेता है तो उससे अब है कंपटीशन फॉर स्केर रिसोर्सेज। ये कंपटीशन में स्केर रिसोर्सेज क्या है, जब एक एथनिक ग्रुप यानी एक डोमिनेंट ग्रुप और एक दूसरा था मार्जिनल ग्रुप, जब मार्जिनल ग्रुप ये समझता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके पास ही सारे रिसोर्सेस है, सारी समृद्धि है, उसके पास ही जॉब्स जा रही हैं, ज़मीन जा रही है, हाउसिंग जा रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी उसी मिल रहा है, तब ऐसे में अपने आप को मोबिलाइज करता है ताकि वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी हिस्सेदारी पा सके। दूसरा इंटरनल कॉलोनिज्म, यानी कि मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट और आउटसाइडर, व्यापारी, कंपनीज जब किसी इलाके में पहुंचती हैं तो वहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं वो दूसरों को अपने आप को थ्रेट की समझते हैं और इसी वजह से अपने को इकट्ठा करते हैं, मोबिलाइज करते हैं ताकि वो अपने आप को इन इंडस्ट्रियलिस्ट से, इन कंपनियों से, इन आउटसाइडर से अपने आप को बचा सकें।
इसी तरह से मूवमेंट क्रिएट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। उसका है कल्चरल डिप्रिवेशन, यानी कि यहाँ पर समझा जाता है कि जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर वो कहीं हमारे रीति रिवाजों को, हमारे कल्चर को पूरी तरह से जज्ब ना कर ले, यानी कि हमारे कल्चर ख़त्म हो जाए, हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाए, हमारे लैंग्वेज, हमारे रहन सहन का तरीका ख़त्म ना हो जाए। जैसे भारत अब आज़ाद हुआ तो उसने सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक अपना लिया, यानी कि अब आपको सेकुलरिज्म को अपना पड़ेगा, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म को सेकुलर लाइन पर लाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी एक ही ज़बान होगी, एक ही तरीके के लॉज होंगे, एक ही तरह का कानून होगा, एक ही तरीके की व्यवस्था होगी जिसमें अब सबको रहना होगा। ये एक और वजह होती है जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसे ये लगता है कि कहीं ये डोमिनेंट ग्रुप जो डोमिनेंट है वो कहीं उन्हें मार्जिनलाइज ना कर दे, उनकी कल्चर को ख़त्म कर देगा। उसके लिए भी वो अपने आप को मूवमेंट चलाते हैं और एथनिक मोबिलाइज करते हैं ताकि उन्हें भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इस एसिमिलेशन के अंदर, ताकि वो पूरी तरह से एसिमिलेट ना हो बल्कि वो अपने आप की आइडेंटिटी को बचाए रखें। अब है एक्सटर्नल प्रोवोकेशन। कभी कभी जो प्रोवोकेशन है वो भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर से आता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना या म्यांमार जो देखते हैं कि वहाँ पर इतने सारे एथनिक ग्रुप है, जब भी वहाँ पर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, भारत को परेशान करना होता है, तो वो एक तरीके से फ्यूड करते हैं भारत के एथनिक इंसर्जेंसी को। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर या नागा मूवमेंट हो जिसके, या फिर पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो कभी कभी आउटसाइड फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं भारत को इस एथनिक मूवमेंट में, जहाँ पर वो मूवमेंट क्रिएट करते हैं ताकि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। अब है ट्राइबल एथनिक मूवमेंट्स। दे आर divided into 5 groups which primarily raise dual issues related to cultural identities and resource usage. जो ट्राइबल एथनिक मूवमेंट है आज के समय में वो 5 हिस्सों में बढ़ गया है। आखिर उनकी वजह क्या है? पहले तो अपनी एक आइडेंटिटी वो बचाना चाहते हैं, दूसरा जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें वो अपना हिस्सा चाहते हैं। ये दो वजह हैं जहाँ पर आज के समय जो ट्राइबल मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, एथनिक ट्राइबल मूवमेंट, कि अपनी आइडेंटिटी बचाना है और रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं एक लार्जर ग्रुप से। जैसे कल्चर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एज इन केस ऑफ आदिवासी महासभा एस्टैब्लिश इन बिहार 1930, जहाँ पर वो आदिवासी महासभा अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, आदिवासी कल्चर को, और जो स्टेट के पास रिसोर्सेज है उसमें भी अपना हिस्सा जाती है। एग्रेरियन फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि एग्रेरियन फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट है, जैसे रामाप्पा रेबेलियन होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ उन्हें लैंड राइट्स चाहिए और उन पर जो पाबंदियाँ लगाई ये कॉलोनी स्टेट ने, उस जहाँ कि वो फॉरेस्ट के रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, खेती में अपना हिस्सा चाहते हैं, जो स्टेट ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, उन पर जो कर लगाए गए हैं उन करों से भी छुटकारा चाहते हैं। तो ये भी एक वजह बनती है जहाँ ट्राइबल एथनिक मूवमेंट शुरू होते हैं। ऑटोनॉमी मूवमेंट इन केस ऑफ लद्दाख, जहाँ पर उन्हें ज़्यादा आज़ादी चाहिए, ज़्यादा फैसले लेने का अधिकार चाहिए ताकि अपने फैसले को खुद ले सकें, बजाय कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई कमिश्नर उनके बताए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वो बस अपनी ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा अधिकार चाहते हैं, ज़्यादा फैसले लेने की आज़ादी चाहते हैं। इसे कहते हैं लद्दाख, जो मूवमेंट अभी आज के समय चल रहा है। मूवमेंट को सेपरेट स्टेट, यानी कि अपने अलग राज्य की मांग। उन्हें लगता है कि जो बड़े ग्रुप में उनकी आवाज़ सुनी जाती है, अगर उनके पास अपना खुद का स्टेट होगा तो वो अपने रिसोर्सेज, अपनी कल्चर को बचा पाएंगे। जैसे झारखंड मूवमेंट, जहाँ वो बिहार से अलग होकर वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपने लिए एक नया राज्य क्रिएट कर लिया। इंसर्जेंसी एंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट एज इन केस ऑफ नागा मूवमेंट, यहाँ पर उन्हें कोई राज्य नहीं चाहिए, ना कोई ऑटोनॉमी चाहिए, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली अपना कोई स्वतंत्र देश चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और हम लोग पूरी तरह से इंडिया से अलग रहना चाहते हैं। इसी को हम नागा मूवमेंट कहते हैं। महापात्रा हैज क्लासिफाइड ट्राइबल मूवमेंट इन 3 कैटेगरीज। जो महापात्रा है उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा है। रिएक्शनरी मूवमेंट, इसका मतलब होता है कि एक तरीके का रिएक्शन है, जैसे कि जो ग्रुप है वो बनता है, जैसे समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो उस बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बस वो चाहता है कि जो पुराने ज़माने हैं, कि ओल्ड जैसे पुराने रीति रिवाज हैं वो उन्हें बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से रिएक्शन देता है
किसी बदलाव के अगेंस्ट, इसी को रिएक्शनरी मूवमेंट कहते हैं, यानी कि बदलने के तैयार नहीं होते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव मूवमेंट, ट्राइज टू मेंटेन द स्टेटस को एंड रेजिस्ट एवरी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कंजर्वेटिव जैसा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव उन्हें पसंद नहीं, यानी कि जैसा है वैसे ही रहने दो, हम बदलना नहीं चाहते। और वो किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन आ रहा है, जैसे कि उनके लॉ में बदलना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपने सोशल रिलीजियस को, जो देश का जो संविधान है उसे अलाइन किया जाए, वो उससे खिलाफ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम जैसे हमें वैसे ही रहने दो, हम नहीं चाहते कि बिल्कुल भी कोई बाहरी चीज़ या बाहरी लॉ हमें अफेक्ट करे किसी भी तरीके से। तो वो अपने आप को कंजर्व करना चाहते हैं, इसे कंजर्वेटिव मूवमेंट कहते हैं, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। एक होता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, टू एम्स ब्रिंगिंग रेडिकल चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है कि एक ऐसा रेवोल्यूशन जहाँ पर वो पूरी तरीके से ट्राइबल सोसाइटी के कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं, यानी कि आज के समय जो ट्राइबल आइडेंटिटी मान लीजिए है, उसके अंदर किस तरह की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करके एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। सुरजीत सिन्हा ऑफर्ड अ 5-fold क्लासिफिकेशन। सुरजीत सिन्हा ने 5 तरह की क्लासिफिकेशन दी है ट्राइबल मूवमेंट्स की, या फिर कहें जो एथनिक मूवमेंट है वो क्या है। पहला है रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म के बेस पर मूवमेंट चल रहा है एथनिक ग्रुप्स के अंदर। एथनिक रिबेलियन मूवमेंट, खुद एथनिक जो है वो रिबेल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। एग्रेरियन इंटरेस्ट, खेती में, किसानी में विद्रोह, वहाँ पर भी जो है तनाव है, जिस वजह से वो मूवमेंट चल रहा है उनके अंदर। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ज़्यादा आज़ादी ताकि वो राजनीतिक तौर से ज़्यादा फैसले ले सकें, उसके लिए मूवमेंट चल रहा है। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट, यानी कि अलग हो जाने का मूवमेंट चल रहा है, कि वो स्टेट से अलग हो जाता है और अपने एक नया स्टेट या अपना एक नया देश बनाना चाहते हैं। इस तरीके के 5 तरह के मूवमेंट भारत में आज के समय में देखने को मिलते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट, एथनिक रिबेलियन मूवमेंट, एग्रेरियन इंटरेस्ट, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मूवमेंट और सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।